अवि मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं और क्या अवि मुक्तेश्वरानंद को जेल जाना पड़ सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको बता दें कि अवि मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो है वो कोर्ट ने दे दी है। यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश है। कोर्ट ने 2 नाबालिग बच्चों के आरोपों को सही माना है। कोर्ट में कैमरे के सामने बच्चों के बयान तक दर्ज किए गए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में बच्चों को पेश किया था और वहां पर अवि मुक्तेश्वरानंद और 3 अज्ञात पर एफआईआर जो है वो होगी। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है अवि मुक्तेश्वरानंद की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। विवेचना नहीं, इंक्वायरी प्रथम दृष्टया होती है, विवेचना तब होती है जब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो महाराज जी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र के साथ में और संदर्भ में जितने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे न्यायालय पटल पर, उस पर माननीय पॉक्सो जज विनोद चौरसिया जी ने उसका सम्यक गहन अवलोकन एवं परिशीलन किया। किसके ऊपर एफआईआर? और अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके टीम के लोग हैं जो इस निकृष्ट अपराध को, घृणित अपराध को, बच्चों को क्या कहते हैं नग्न करके उनका क्या कहते हैं यौन शोषण करने की परंपरा बना रखे थे गोपनीय ढंग से। उसका माननीय अदालत ने संज्ञान लिया। थाना झूसी के थाना प्रभारी को आदेशित किया गया है कि आप प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए वो 4-5 बिंदु जो स्पष्ट हैं, विशिष्ट हैं और घृणित अपराधों के क्रम में ले जाते हैं, तह में ले जाते हैं, उस पर गाइडलाइन दी है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है इस आदेश का। तो उसमें क्या था, उन्होंने विवेचना का आदेश देते हुए। तो चलिए आपको बताते हैं प्रयागराज कोर्ट में आखिर हुआ क्या। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला भी दिया है। प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने कहा है कि शंकराचार्य और उनके शिष्य पर गंभीर आरोप हैं। सभी आरोप यहां पर अपराध की श्रेणी में आते हैं। जो आरोप लगे हैं उससे पॉक्सो अधिनियम लगता है। साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस जांच आवश्यक है। निजी शिकायत में मामला आगे बढ़ाना सही नहीं है। संबंधित थाना प्रभारी मामले में तत्काल प्रभाव से एफआईआर लिखें और कानून के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच करें। पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की बात करें तो उसका पालन करने की भी बात जो है वो कोर्ट ने कही है। पीड़ितों की पहचान और गरिमा की रक्षा भी की जाए, ये भी बात कोर्ट ने कही। जांच के बाद सारी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश किए जाने की बात भी जो है वो की गई है। अब अवि मुक्तेश्वरानंद खुद पर लगे आरोपों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। तो चलिए पहले आपको यह बताते हैं कि अब अवि मुक्तेश्वरानंद जो है वो खुद पर लगे आरोपों को लेकर निराधार और राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि अवि मुक्तेश्वरानंद ने यह भी कहा है कि रामभद्राचार्य ने अपने चेले से मुकदमा करवाया है। यौन शोषण का पूरा केस ही फर्जी साबित होगा। आशुतोष ब्रह्मचारी खुद एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है। आशुतोष ने पहले भी लोगों पर झूठे केस किए हैं। आशुतोष लोगों को धमकाता है और साथ ही धन उगाही भी करता है। कोर्ट का एक प्रोसीजर है, उसमें हम सहयोग करेंगे। पुलिस भी सरकार के अंडर में है, काम कर रही है। ये बात अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से जो है वो कही गई है। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली ज़िले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फ़ोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं
इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सच में शंकराचार्य ने बच्चों का यौन शोषण किया है? पॉक्सो कोर्ट के इस आदेश के बाद से क्या होगा? शंकराचार्य के पास क्या कानूनी विकल्प होंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या उन्हें दोषी ठहराया जाएगा? और अगर दोषी होते हैं तो क्या सजा मिलेगी? तो इन सवालों के जवाब पहले देखते हैं। धारा 69 धोखे से यौन संबंध बनाना, 10 साल की सजा का इसमें प्रावधान है। धारा 74 महिला की गरिमा भंग करने का इरादा, 1 से 5 साल की सजा जो है इसमें प्रावधान है। अब धारा 75 की बात करें तो अश्लील सामग्री दिखाने के लिए मजबूर करना, 1 से 3 साल तक की सजा जो है वो दी जा सकती है। और धारा 76 की बात करें तो यौन उत्पीड़न करना, 7 साल की सजा जो है वो इस धारा में मिलती है। और धारा 109 हत्या के प्रयास से संबंधित 10 साल तक की सजा जो है वो दी जाती है। तो देखिए, कानूनी आगे क्या कार्रवाई हो सकती है वो हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। अब कोर्ट के आदेश पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो खुशी जताई है और कहा है कि हम दर-दर भटक रहे थे, पुलिस के पास जा रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, न्याय के मंदिर में आए हैं, आज लगा है कि न्याय अपना जिंदा है और अभी भी जिंदा है, हमें न्याय मिला है और शिष्यों से यौन शोषण हुआ है, समलैंगिक अपराध किया गया है। अब माननीय न्यायालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। ये बात आशुतोष ब्रह्मचारी ने कही है। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अभिमुक्तेश्वर जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। तो देखिए, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें जो हैं वो अब और ज्यादा बढ़ सकती है। मासूमों के साथ यौन शोषण और कुकर्म जैसे गंभीर आरोपों के घेरे में आ गए शंकराचार्य को अब अदालत के सवालों और पुलिस की जांच का सामना भी करना पड़ेगा। क्या है अदालत का ये पूरा आदेश, वो भी आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। जो खुद को धर्म का रक्षक बताते थे वो आज भक्षक के आरोपों में घिरे हैं। जो दूसरों को शास्त्र सिखाते थे उन पर अब पॉक्सो की धाराएं चलेंगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की अदालत ने एफआईआर का हंटर चला दिया है। मासूमों के साथ कुकर्म, यौन शोषण और गंदी करतूतें, क्या यही है तथाकथित शंकराचार्य का असली चेहरा? आपको बता दें कि प्रयागराज की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ झूसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। माननीय अदालत ने केवल सीधे आदेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के द्वारा आरोपित तथ्यों का क्या कहते हैं विधिवत उन्होंने इंक्वायरी भी कराई। अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं और उनके टीम के लोग हैं जो इस निकृष्ट अपराध को, घृणित अपराध को, बच्चों को क्या कहते हैं नग्न करके उनका क्या कहते हैं यौन शोषण करने की परंपरा बना रखे थे गोपनीय ढंग से, उसका माननीय अदालत ने संज्ञान लिया। दरअसल माघ मेले की पावन धरती से शुरू हुआ एक विवाद अब अदालत की दहलीज तक जा पहुंचा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप है कि उनके शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण किया गया। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने लगाए हैं। उन्होंने 8 फरवरी 2026 को प्रयागराज की विशेष पॉक्सो कोर्ट में अर्जी दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप, गुरुकुल और माघ मेला शिविर में बच्चों का यौन उत्पीड़न, नाबालिगों के साथ कुकर्म और अश्लील कृत्य, अवैध गतिविधियों और आय से अधिक संपत्ति। यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है, प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अभिमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी।
जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीडियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। कोर्ट के आदेश के बाद इन आरोपों पर अभी मुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया है। उन्होंने इसे एक घिनौना, कुचक्र और गंदी राजनीति करार दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने शास्त्रीय मुद्दों पर रामभद्राचार्य और सरकारी तंत्र को घेरा है, इसीलिए उन्हें आज बदनाम करने के लिए पॉक्सो एक्ट का सहारा लिया जा रहा है। जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। बात यह है कि सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी विधर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। वही कोर्ट के आदेश का क्या असर होगा, इसको भी लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। कोर्ट के आदेश के 3 बड़े असर: गिरफ्तारी की तलवार, पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पर गिरफ्तारी का दबाव बढ़ सकता है। पद पर संकट, शंकराचार्य जैसे गरिमामयी पद पर रहते हुए ऐसे आरोपों का सामना करना उनकी धार्मिक मान्यता और गद्दी की वैधता पर सवाल खड़े कर सकता है। संतों में दरार, जगत गुरु रामभद्राचार्य और अभी मुक्तेश्वरानंद के गुटों के बीच चल रहा विवाद अब सीधे तौर पर अदालती जंग में तब्दील हो गया है। जिस गुरुकुल को ज्ञान का मंदिर होना चाहिए था, आरोप है कि अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके चेले मुकुंदानंद ने उसे अय्याशी का अड्डा बना दिया। मासूमों को डराया गया, धमकाया गया और उनके साथ वो सब किया गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पॉक्सो की धाराओं का मतलब है सीधी गिरफ्तारी। कानून का शिकंजा कस चुका है। अब सफेद झूठ और साजिश वाले बहाने नहीं चलेंगे। अगर बच्चों के साथ गलत हुआ है तो इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ जेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, क्या लगता है आगे आने वाले समय में अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि आरोप बहुत सीरियस हैं? बिल्कुल, देखिए, यह मामला शुरू हुआ जो माघ मेला है, प्रयागराज संगम, मौनी अमावस्या के दिन से जिस तरह से वो धरने पर बैठे और वहाँ पर प्रशासन ने झड़प किया, वह मामला अभी तक चला ही आ रहा है और कहीं न कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नया एंगल, और यह एंगल ऐसा है जो पूरे देश को सन्न कर दिया है कि जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, जिस तरह से तथ्य रखे गए हैं कोर्ट में, जिस तरह से कोर्ट ने निर्देश किया है कि इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, वह बहुत ही गंभीर है। जिसको आप अभी तक शंकराचार्य कह रहे थे, और शंकराचार्य के ऊपर इस तरह का आरोप वाकई में भारत और भारत की संस्कृति और सनातन, यह सबको चोट पहुंचाता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि एफआईआर के बाद क्या कुछ होता है, प्रशासन कैसे एक्शन लेता है और किस तरह से इस पूरी समस्या को स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद कैसे उसका सामना करते हैं, कौन सा तथ्य बचाव में रखते हैं। अभी तो वो बयान दे रहे हैं कि जो अगली पार्टी है, वो विपक्ष है, वह झूठ आरोप लगा रहा है, सारे सबूत झूठ पेश कर रहा है, वह हमारा विरोधी है। लेकिन कानून जो है वह कहीं न कहीं तथ्यों पे चलता है, सबूतों पे काम करता है। तो जब ये मामला, चाहे वो अभी मुक्तेश्वरानंद है, वो अपनी बात में, अपने पक्ष में बात रखेंगे, और चाहे जिन्होंने कोर्ट में जो गए थे अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ, जब वो अपनी बात रखेंगे तो कोर्ट दोनों को तराजू पे तौलेगा और सबूतों और गवाहों और तमाम चीजों के आधार पर यह फैसला होगा। बिल्कुल, और राघवेंद्र, आने वाले समय में ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होते हुए नजर आएगा। बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस खबर पर राघवेंद्र जानकारी दी। खबर पर नजर आप बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे आने वाले समय में जो है वो क्या कुछ होगा, क्योंकि एक तरफ प्रयागराज कोर्ट की अगर हम बात करें तो प्रयागराज कोर्ट ने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी है कि इसकी सही तरीके से जो है वो जांच होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपको बता दें 2 लोगों के बयान जो है वो भी दर्ज करा दिए गए हैं।